हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में। और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं रीड बैच में चैप्टर एक्सपोनेंट की, यानी कि घातांक की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोनेंट यानी घातांक चैप्टर की शुरुआत की थी और जाना था कि घातांक होते क्या हैं और उन्हें किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो घातांक जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, जब उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जब भी कोई हम बड़ी संख्या, जब भी कोई हम किसी संख्या को हमें बार बार गुणा करना है, जैसे कि हमारे पास नंबर है 2, इसको मुझे अगर 8 बार या 6 बार गुणा करना है। मान लीजिए मैंने 2 को जहाँ पर 6 बार गुणा किया, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से इतनी लंबी चेन लिखने के बजाय मैं कौन सा यहाँ पर मेथड यूज कर सकता हूँ, हमारा एक्सपोनेंट मेथड, यानी कि घातांकी रूप। तो इसको हम घातांकी रूप में, एक्सपोनेंट मेथड में हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? हम लोग इसे लिखते हैं 2 की पावर 6। जहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेस। 2 को क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेस, यानी कि आधार। और 6 को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या पावर। हिंदी में कहेंगे घात, हिंदी में कहेंगे घात या घातांक। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 2 × 2 × 2 × 2 ये तो 5 बार ही हुआ, सॉरी, यहाँ पर 6 बार। ठीक है, ये हमने 5 बार मतलब 6 बार लिख दिया। अगर मुझे 2 को यहाँ पर कितना 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा? 6 बार को 2 की पावर 6। ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया। लेकिन हम अगर 6 से भी ज़्यादा नंबर, मान लो 10 बार या 20 बार गुणा करना है, तो हम इस तरह से लिखते थोड़ी जाएंगे। तो इसे हम सिंपल फॉर्म में, एक आसान रूप में, कौन सा फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं? एक्सपोनेंट यानी घातांक रूप। और घातांक रूप को हम कैसे लिखेंगे? इसको एक्सपोनेंट में या घातांकी रूप में इसको लिखेंगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, जहाँ 2 क्या है? हमारा बेस है, आधार है, और 6 क्या है? एक्सपोनेंट या पावर है, घात या घातांक है। जो बेस है हमारा, जो आधार है, वो हमें क्या बताता है? बेस हमें बताता है, आधार में हम उस संख्या को लिखते हैं, उस नंबर को लिखते हैं जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। और एक्सपोनेंट या पावर में हम उस नंबर को लिखते हैं जितनी बार मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 6 का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 की पावर 6 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 बेस में है, मतलब वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 6 एक्सपोनेंट या पावर में है, मतलब कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार उसको मल्टीप्लाई कर रहा है उस नंबर को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा था। अब इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक के नियम। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी घातांक के नियम। इसी घातांक के कुछ बहुत बेसिक से और बहुत ही आसान से नियम है। ठीक है, तो इन नियमों को शुरू करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ माननी पड़ेगी, एक चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग अभी घातांक में कोई संख्या ले रहे थे, नंबर ले रहे थे, जैसे 2 की पावर 6, 3 की पावर 7, तो हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट है, एक अचर संख्या है, जो क्या है हमारे पास? ए। ठीक है, ए क्या है? एक कांस्टेंट। एक ए क्या है? कांस्टेंट, यानी कि अचर संख्या।
ए है हमारे पास एक कांस्टेंट यानी कि अचर संख्या, मतलब इसकी कुछ वैल्यू है न्यूमेरिकल फॉर्म में, इसका कोई संख्यात्मक मान है। जैसे हम लोग एक्स और वाई मानते हैं ना क्वेश्चंस में, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या मान लिया, ए मान लिया कि ए हमारे पास कोई अचर संख्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। और इन लॉज में, इन नियमों को बताने में मैं पावर में, मैं एक्सपोनेंट में जिस वेरिएबल का, जिस चर का मैं यूज करूँगा वो क्या होगा, एम और एन, ठीक है। एम और एन को हम कैसे यूज करेंगे, एम और एन को हम यूज करेंगे एक्सपोनेंट, एम और एन को हम एक्सपोनेंट यानी कि घातांक के रूप में यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अभी मैं जितने भी लॉज, जितने भी जो 4-5 जो इसके मेन लॉज हैं, जो नियम है, वो जब मैं बताऊंगा तो उनमें मैं क्या बताऊंगा, एक तो उनमें मैं जो यूज करने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ। जो कांस्टेंट है, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी कांस्टेंट को हम क्या भी लेंगे, बेस लेंगे, ठीक है। इसी कांस्टेंट को हम बेस भी मानेंगे। जो हमारा कांस्टेंट है ए, जो अचर संख्या है ए, उसे हम आधार लेंगे, बेस लेंगे, और एक्सपोनेंट यानी घातांक के रूप में हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर एम और एन चरों का यूज हम लोग यहाँ पर, एम और एन वेरिएबल्स का यूज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले नियम से शुरुआत करते हैं। पहला लो, एक्सपोनेंट का पहला लो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है कि सपोज हमारे पास एक एक्सपोनेंट है, हमारे पास एक नंबर तो है ए की पावर एम, ठीक है, ए की पावर एम, और इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है इसी की एक और पावर, इसी अचर की, इसी नंबर की एक और पावर, ए की पावर एन, ठीक है, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन। ये दो हमारे पास घातांकी रूप में नंबर है, दो हमारे पास एक्सपोनेंट नंबर्स है, एक ए की पावर एम है, एक ए की पावर एन है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला और ये वाला, ये जो बेस है, बेस यहाँ पर क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है, आधार समान है, बेस यहाँ पर सेम है, आधार समान है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, लेकिन पावर्स जो है हमारी, जो एक्सपोनेंट है हमारे, वो अलग अलग है। यहाँ पे पावर एम है, यहाँ पे पावर एन है, ठीक है। यहाँ पर पावर एम है और यहाँ पर पावर एन है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर पावर्स है हमारे पास। तो क्या होता है, जब भी हमारे पास दो नंबर हो, जिनमें दो एक्सपोनेंट नंबर हो, घातांकी संख्याएं हो, जिसमें दोनों का बेस यानी कि आधार समान हो और पावर अलग अलग हो, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसमें आंसर क्या आएगा, हमें आधार तो सेम रखना है आंसर में, ठीक है। आधार यहाँ पर दोनों में ए है, तो जो आंसर में हमारा आधार आएगा वो भी ए, बेस हमारा ए, और जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है। जब भी बेस सेम हो, दो नंबर है अपने पास एक्सपोनेंट फॉर्म में, घातांकी रूप में दो संख्याएं हैं, दोनों का आधार समान है, बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, तो क्या होगा, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस तो सेम रहेगा, आधार तो जो दे रखा है वही रहेगा, और पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी। इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मेरे पास है 7 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब, ठीक है, 7 का वर्ग और 7 का घन, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब। इसको अगर मैं करूँगा, अब जैसे किसी को अगर याद नहीं है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है,
तो वो तो यहाँ पे सॉल्व करने बैठेगा, 7 × 7 करेगा, फिर 7 × 7 × 7 करेगा, लेकिन इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करने से बेहतर है सबसे पहले क्या करेंगे, बेस सेम है, आधार सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दोनों में बेस क्या है 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 की पावर जो है यहाँ पे जुड़ जाएगी, 2 + 3 पावर से यहाँ पर जुड़ जाएंगी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी, बेस सेम था, पावर जुड़ गई, आंसर क्या आ गया, 7/5। आंसर क्या आ गया, 7/5। तो ये तो था पहला लो कि जब बेस सेम और पावर डिफरेंट हो तब पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और बेस तो सेम ही रहता है, पावर जुड़ जाती है। ठीक है, ये था फर्स्ट लो। इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि यहीं पर हम लोग सेकंड लो भी देख लेंगे। मैंने क्या लिखा था, 7² × 7³ = 7/2 + 3 यानी कि 7/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड लो, नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 क्या है, यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही इन्हीं दो नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था पहले नियम में, दूसरे में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो a⁴m / a⁴n। ठीक है, a⁴m / a⁴n, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ भी यही दो नंबर है, दोनों नंबर का बेस क्या है, दोनों नंबर का बेस सेम है, आधार समान है और पावर अलग अलग है। जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तब तो क्या हो रहा था, आधार समान ही रह रहा था, बेस वही रह रहा था और पावर जुड़ रही थी। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, बेस तो वही रहेगा, पावर्स माइनस हो जाएंगी। मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ रही थी, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगी, घट जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं बोलूं, इसी वाले एग्जाम्पल को हम लोग इधर करके देख लेते हैं। तो 7³ / 7²। ठीक है, 7³ / 7²। या इसमें पहले अपन ने 7² लिया था ना, तो ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं, नीचे क्यूब ले लेते हैं। 7² / 7³। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें बेस सेम है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएंगी पावर, यहाँ पे जुड़ रही थी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे माइनस हो जाएंगी। 7² - 2 - 3, 7² - 2 - 3, तो कितना आ जाएगा, 7² -1। ठीक है, 7² -1। तो आई होप आपको ये दो जो रूल्स हैं ये तो समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी हैं। जब बेस सेम हो, आधार समान हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर बेस सेम वाले, सेम बेस वाले, तो पावर्स क्या जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएंगी। अच्छा, अब अगर मान लो, मैं यहाँ पे नीचे इसी का एक तीसरा केस लिखता हूँ। मान लो अगर बेस सेम नहीं है, मैं यहाँ पे एक और अचर संख्या ले रहा हूँ b। ठीक है, मान लो कि अगर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर अपने पास a⁴m इंटू, अब a के साथ में एक और कांस्टेंट ले रहा हूँ यहाँ पे b। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेस चेंज कर दिया b। तो अब इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो बेस सेम था, तो बेस सेम रहा और पावर क्या है, जुड़ गई। लेकिन अब यहाँ पे बेस अलग अलग है, अब बेस भी अलग अलग है, आधार भी अलग अलग है, और पावर भी
अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम बेस था तो वही आधार रख के पावर्स को जोड़ रहे थे। यहाँ पे अगर अलग अलग बेस है तो अपन को कुछ भी नहीं करना, अपन को डायरेक्ट लिख देना है a की पावर m और b की पावर n। ठीक है, a की पावर m और इंटू b की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m b की पावर n। और इसी तरह से अगर डिवाइड में आएंगे, अगर सपोज ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाए b की पावर n, तो ये इसी तरह से लिखा रहेगा, इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नॉर्मली लिखा ही जाएगा और डिवाइड करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा अगर बेस अलग अलग है। लेकिन जब बेस सेम है, जब आधार समान है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और डिवाइड होंगे तो पावर्स घट जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये तो थे पहले दो नियम। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसके दो और नियमों की। तीसरा रूल यहाँ पर क्या है, रूल नंबर 3। तीसरा रूल क्या है, अभी तक तो मैंने पावर्स लिखी थी, जो भी हम एक्सपोनेंट ले रहे थे, जो भी हम घातांक ले रहे थे, ठीक है, वो हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था। अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जैसे हम लोग एक्सपोनेंट लगाते हैं, पावर लगाते हैं, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं? क्या ये हमेशा धनात्मक संख्या होगी, एक पॉजिटिव नंबर होगा? क्या ये कभी ऋणात्मक या नेगेटिव हो सकते हैं? क्या ये 2 की पावर 3 की जगह पर मैं यहाँ पर पावर 2 की पावर -3 भी यूज कर सकता हूँ? क्या ऐसे नंबर, ऐसे एक्सपोनेंट, ऐसे घातांक भी होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। एक्सपोनेंट में घातांक के नियमों में ये कहीं नहीं लिखा कि उसमें केवल नेचुरल नंबर या होल नंबर यूज किए जाएं, केवल प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याएं ही उसमें यूज किया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। पावर्स में हम लोग इंटीजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों इस्तेमाल हो सकती हैं। तो मान लो कि हमारे पास कोई भी अचर संख्या है, कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास a। ठीक है, ये a, जिसकी हम लोग पावर इस बार नेगेटिव में ले रहे हैं। अभी तक a की पावर m ले रहे थे, अब पावर क्या ले रहे हैं, नेगेटिव में ले रहे हैं, -m, a की पावर -m। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हमारे पास प्लस में पावर थी, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 थी, तो हम इसको सोल्व कर लेते थे कि 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की पावर 4 थी तो इसको भी सोल्व कर लेते थे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये पॉजिटिव पावर थी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम लोग करके इसको ओपन कर लेते थे। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव आ गई, ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक घात आ गई, यहाँ पर नेगेटिव पावर आ गई, ऋणात्मक घात आ गई, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस ऋणात्मक घात को कैसे सॉल्व किया जाए? डायरेक्ट तो अब हम, अगर मान लो यहाँ पर -3 भी लिखा हुआ है, अगर 3 लिखा होता तो 3 बार तो हम गुणा कर देते, -3 लिखा हुआ है तो -3 बार कैसे गुणा करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस पावर को, ये जो घात है इसको हमें, ये अभी तो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, लेकिन इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता है, धनात्मक बनाना पड़ता है। ठीक है, इस पावर को हमें, अभी तो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, लेकिन इसको धनात्मक यानी कि पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? तो a की पावर -m को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, 1/a की पावर m। ठीक है, इस a की पावर -m को हम क्या लिखेंगे, 1/a की पावर m। अभी -m है, ऋणात्मक पावर है, नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 1/a की पावर m, एक के नीचे लिख देंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, और ये नंबर का जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है,
1/a⁴m लिख देंगे इसको। इसी का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है 3⁻², ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/3⁻², 1/3⁻²। तो इसका ये 3⁻², का मान क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, 1/3⁻², यानी कि 9, 1/9, ठीक है। जब भी नेगेटिव पावर हो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए उसको 1/a⁴m कर देते हैं। अब ये भी याद रखने का एक और तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कोई नंबर है मेरे पास 5, कोई नंबर है मेरे पास 5, इस 5 को मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ, इस 5 को मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ। भाई 1 से आप 5 को डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा, तो 5 को 5/1 भी लिख सकता हूँ। तो आप वही सोचो कि यहाँ पे a⁻m की जगह पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a⁻m/1, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। और आपको इसी को क्या करना है, आपको इसी को उल्टा कर देना है। जब उल्टा करोगे तो जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो ऋणात्मक घात है वो धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। अब इसी से हमें एक और रिजल्ट क्या मिलता है, इसी से हमें एक और चीज क्या पता चलती है, आप ये देखो। जैसे एक तो मेरे पास इसी से हमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिलता है इसी नियम की वजह से। और वो रिजल्ट क्या है, देखो एक तो मेरे पास नंबर है 3⁻², ठीक है, एक मेरे पास नंबर है 3⁻², ठीक है, 3⁻² और 3⁻²। यहाँ पे धनात्मक घात है, यहाँ पे ऋणात्मक घात है। इसका मान क्या, इसकी वैल्यू क्या, 3 का स्क्वायर हमने पढ़ा था क्या, 9, ठीक है, 9। और 3⁻² की वैल्यू क्या, इसको पहले हम बदलेंगे, 1/3⁻², तो क्या आ रहा है 1/9। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास धनात्मक घात थी, पॉजिटिव पावर थी, पॉजिटिव पावर में जो आंसर आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव पावर थी, ऋणात्मक घात थी, ठीक है, यहाँ पे धनात्मक और यहाँ पे ऋणात्मक घात थी। धनात्मक घात जब थी, पॉजिटिव पावर थी, तो पॉजिटिव रिजल्ट आया। आप बहुत से सोचते होंगे कि जब नेगेटिव पावर है, ऋणात्मक घात है, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन याद रखना कि चाहे पावर पॉजिटिव हो चाहे पावर नेगेटिव हो, घात धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक ही आएगा, ठीक है। हाँ, अगर मान लो ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ की जगह मैं यहाँ लगा दूं, इसको यहाँ पर -2 की जगह पर मैं कहाँ लगा दूं, -3⁻² कर दूं, ठीक है। वैसे ये भी पॉजिटिव है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। यहाँ पे धनात्मक घात थी, पॉजिटिव पावर थी, तो पॉजिटिव आंसर आया। यहाँ पे नेगेटिव पावर थी, जो भी पॉजिटिव आंसर आया। अब मान लो कि मैं बेस में, आधार में नेगेटिव नंबर ले लूँ, आधार में ऋणात्मक संख्या ले लूँ, तो क्या होगा, तब हम यहाँ ऊपर ये देखेंगे, तब हम पावर में देखेंगे, तब यहाँ पे देखा जाएगा कि पावर जो है वो विषम संख्या है या सम संख्या है। पावर जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, विषम संख्या है, या इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है। हमें यहाँ पे क्या देखना है,
जब बेस में हमारे पास नेगेटिव नंबर हो, जब आधार में ऋणात्मक संख्या हो, तब हमें देखना है कि यहाँ पर जो पावर है, जो हमारी घात है, वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। जैसे यहाँ पे पावर है हमारे पास 2, यहाँ पे पावर है 2, और 2 हमारा कौन सा होता है, 2 हमारा इवन नंबर होता है। तो 2 में तो क्या होगा, इसको 2 बार खोलो, इसको 2 बार खोलो, क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3, -3 इंटू -3। तो 2 बार खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके तो क्या आ जाएगा, ये 9। ठीक है, अब यहाँ पे तो थी इवन पावर सम संख्या, अब मान लो यहाँ पर है विषम संख्या, मान लो यहाँ पर है विषम संख्या ऑड नंबर, तो क्या होगा, इसको 3 बार खोल देंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, ये 3 बार खोल दिया, आई होप आपको दिख रहा है, यहाँ पर 3 बार खोल दिया है। तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस वापस से माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर माइनस में आएगा, कितना आएगा, 3 का क्यूब 27। ठीक है, यहाँ पर जब इवन नंबर था, सम संख्या थी पावर में, जब भी बेस नेगेटिव हो, आधार ऋणात्मक हो, तो अगर पावर में इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन जब बेस नेगेटिव हो, आधार ऋणात्मक हो, और पावर पॉजिटिव, पावर हो अपने पास ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, तब आंसर क्या आएगा, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। और जब हमारे पास बेस पॉजिटिव हो, आधार धनात्मक हो, तब हमें बस, तब भले पावर हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, घात हमारे पास धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, आंसर हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब सपोज कि यहाँ पर अगर मैं घात भी नेगेटिव ले लूं, इसी का एक और केस ले लेते हैं, पावर भी नेगेटिव कर देते हैं, -3 की पावर -3। ठीक है, -3 की पावर -3, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिखूं, गलत दबेगा वो, यहाँ पे ले लेते हैं -3 की पावर -3, इसमें क्या हो जाएगा, 1/(1/(-3) का क्यूब। अब याद रखना, जब भी अगर आधार हमारे पास नेगेटिव है, बेस हमारे पास नेगेटिव है, और आप पावर भी नेगेटिव है, तो आप ये वाला फॉर्मूला तो लगाओगे, लेकिन उसमें बेस का साइन मत चेंज कर देना। आधार ऋणात्मक है तो आधार को यहाँ पे लाके धनात्मक मत कर देना, बेस को पॉजिटिव मत कर देना। ये अगर नीचे बढ़ रहा हो तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी लिख देता हूँ यहाँ पर पूरी कैमरा का कॉर्नर आ रहा होगा वहां। अगर मान लो यहाँ पर क्या है, -3 की पावर -3 है। ठीक है, यहाँ पर -3 की पावर -3 है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/-3 की पावर क्यूब, 1/-3 की पावर 3, यही लिखना है इसको। यहाँ पे जब आप इसको चेंज करोगे ना, नेगेटिव नंबर को, ऋणात्मक संख्या को, तो ऋणात्मक संख्या अगर आधार में जो है, जो बेस में जो नेगेटिव नंबर है, उसका साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ए है तो ए ही रहा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। साइन बस किसका चेंज होएगा, पावर का। पावर यहाँ पे नेगेटिव थी, ऋणात्मक थी, यहाँ के धनात्मक हो गई, यहाँ पे भी नेगेटिव थी, ऋणात्मक थी, यहाँ के धनात्मक हो गई। फिर इसी तरह से इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 27 आ रहा है, क्योंकि नीचे -3 का क्यूब -27 आ रहा है, तो पूरा क्या बन जाएगा, -1/27। ठीक है,
इसको मिटा के लिख देता हूँ। इसका क्या आंसर बन जाएगा, -3 का क्यूब क्या है, माइनस का 27। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस का 1/27 माइनस। अब आप सोचोगे कि माइनस ऊपर क्यों लगा है, तो एक्चुअल में जो माइनस है यहाँ बीच में लगाना। आप जहाँ पे आप फ्रैक्शन का डंडा खींचोगे ना, बीच वाला, उसके पास में लगाना माइनस को। ये ना ऊपर है ना नीचे है, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाएगा, पूरा का पूरा भिन्न क्या है, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि नीचे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, और वो 3 की पावर -2 वाला मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये 3 की पावर -2 वाला मैंने इधर लिख दिया, और इसको भी आप समझ लो। तो आई होप आप ये जो तीसरा रूल है, a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m, ये भी आप समझ गए होंगे। अब एक लास्ट लो, आखिरी नियम इसका सॉरी, अब लास्ट रूल जो है एक्सपोनेंट का, एक और देखते हैं। पहली चीज तो है, अब हम दो तरह के यहाँ पे एक्सपोनेंट देखेंगे, दो तरह के हम लोग घात देखेंगे। ठीक है, मैं दोनों को एक ही पॉइंट पे समझा रहा हूँ, दोनों तरह की। एक मान लो हमारे पास है a की पावर m की पावर n, या इसको थोड़ा सा मैं बीच में समझा देता हूँ, क्योंकि ये एक दो ही लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ। चौथा पॉइंट है आपका a की पावर m की पावर n। ठीक है, ये a है, हमारा बेस है, हमारा आधार है, इसकी पावर m लग रही है। ठीक है, इसकी घात m है, और इस m की भी घात, इस m की भी घात क्या है, m की भी घात क्या है, n। ठीक है, या तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, a की पावर में है m और m की पावर में है n। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सपोज इसका मैं अगर कोई एग्जांपल आपको दूं, एक तो हमारे पास है a की पावर m की पावर n, और मैं आपको दूसरा फॉर्म भी बता देता हूं। पहले एक है हमारे पास a की पावर m, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है a की पावर m, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है n। मतलब इस a की पावर m की पूरी घात, पूरे की घात है n। सॉरी, पहले तो आप डिफरेंस समझ लो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे a की घात m और m की घात n। यहाँ पे जो n पावर है ना, ये n है, ये n केवल m की पावर है, ये n केवल m की पावर है, a की पावर में n नहीं है, n सिर्फ m की पावर में है। और यहाँ पर क्या है, a की पावर m जो है, इस पूरे की पावर, इस पूरे की पावर n है। ठीक है, इस पूरे की पावर n है। यहाँ पे तो केवल m की पावर n है, और यहाँ पे इस पूरे की पावर n है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल से। मान लो मैंने लिया एक नंबर है अपने पास आधार में, बेस में 2। ठीक है, और इस 2 की पावर तो क्या है, 3। ठीक है, 2 की पावर क्या है, 3, और 3 की पावर क्या है, 4। 2 की पावर में 3, 3 की पावर में 4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह क्या लिखा हुआ है,
2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 4। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 और 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 4, क्या दोनों में आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा, हमें ये देखना है। तो 2 की पावर 3 की पावर 4 यहाँ पे तो क्या होगा? इस जगह पर क्या होगा? सबसे पहले यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले हम इस पावर को सही करेंगे। हम देखेंगे कि 2 के ऊपर कितनी पावर है। तो पहले हम इस पावर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, घात को सॉल्व करेंगे। क्या होगा? यहाँ पे क्या है? इस 2 की पावर में क्या है? 3 की पावर 4। ये पूरा इस 2 की पावर में है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में समझाने के लिए बनाया है। ये पूरा जो है ना 3 की पावर 4, ये पूरा 2 की पावर में है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? तो मैं यहाँ पे तो 3 की पावर 4 का डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि वो वैल्यू कैसे आई। या फिर पहले मैं इधर इसको सॉल्व कर देता हूँ नीचे। पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे, या यही कर लेते हैं 3 की पावर 4 को। तो 3 की पावर 4 को मैंने आपको अभी अभी प्रॉपर्टी बताई थी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। कैसे लिखा मैंने? ये कैसे लिखा? मैंने आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, जो फर्स्ट लॉ बताया था, पहला नियम, वो क्या था कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इसमें भी देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स को जोड़ दो। बेस सेम है तो पावर्स को जोड़ देंगे हम। 3 की पावर 2 + 2 कितना आ जाएगा? 3 की पावर 4, ठीक है। तो 3 की पावर 4 को हमने इस तरह खोल के लिख लिया, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो अब 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ। 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 2 की पावर 3 स्क्वायर क्या? 9 इंटू 3 स्क्वायर क्या? फिर से 9। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 81, ठीक है। तो हमारा जो 2 की पावर 3 की पावर 4 है, इसकी वैल्यू तो क्या आ गई? 2 की पावर 81। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाला हमारे पास क्या था? इधर लिख रहा हूं मैं, a की पावर m इंटू n। यहाँ पे तो क्या था? 3 की पावर 4 थी, ठीक है। ये 2 की पावर में 3 और 3 की पावर में 4। यहाँ पे केस क्या है देखना, ये 2 नहीं, गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे केस क्या है? 2 क्यूब 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 4 है ना। यहाँ पे सिर्फ 3 की पावर 4 थी, यहाँ पे इस पूरे 2 क्यूब की पावर 4 है, 2 की पावर 3 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ जब केवल 3 की पावर 4 थी तब तो पहले हमने ऊपर की पावर को सॉल्व किया। आंसर क्या है? 2 की पावर 81। अब यहाँ पे जब 2 की पावर 3 की इस पूरे की पावर 4 है तो क्या होगा? तब क्या होगा? ये दोनों जो पावर है, ये दोनों पावर्स जब पूरे की पावर 4 है तब क्या होगा? ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। 2 की पावर 3 इंटू 4, ठीक है। ध्यान से देखना, जब 2 की पावर में 3 था और 3 की पावर में 4 था,
ये 4 क्या केवल 3 की पावर में है। जब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 था, तब तो पहले इस ऊपर की पावर को यूज करा, पावर को सॉल्व करा। और यहाँ पे क्या, जब 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 4 है, 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 4 है, तब क्या कर रहे हैं, तब ये जो पावर्स है दोनों इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 12। ठीक है। जब केवल 3 की पावर में 4 था तो पहले ऊपर सॉल्व करा, लेकिन जब पूरे की पावर में 4 आया तब क्या किया, ये जो पावर्स है इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही आपकी जो प्रॉपर्टी है वो यही है। ठीक है। आई होप आप इन एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब मैं जो है प्रॉपर्टी के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या है स्टेटमेंट्स, ए की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m की पावर n। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है a की पावर दूसरा स्टेटमेंट है a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। ठीक है। इंक थोड़ी कम है, आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा तो आप यहाँ से समझ सकते हो, a की पावर m की पावर n तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये डायरेक्ट सोल्व होगा। और a की पावर m इंटू n, m की पावर n क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आप लिख देना a की पावर m इंटू n। इस a को मैंने छोटा लिख दिया और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a की पावर m इंटू n, या फिर लिख देंगे a की पावर mn। ठीक है। इसको थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा a की पावर m की पावर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। जब पूरे की पावर n है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जब a की पावर में m और m की पावर में n है तो वैसा का वैसा वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे हमारे एक्सपोनेंट के कुछ लॉज, कुछ नियम, जो मैंने आपको इस वीडियो में ठीक से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट है आपको पर्सनली रिप्लाई मैं करूँगा। ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे जुड़े एक लास्ट टॉपिक और है, थोड़ा इसका एक साइंटिफिक मेथड, एक वैज्ञानिक पद्धति है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे क्या है वो। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अभी एक्सपोनेंट के लॉज ही पढ़ रहे हैं, घातांक के नियम ही पढ़ रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए और इसी के सवाल भी सॉल्व करते रहिएगा। कोई सवाल ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बहुत इजी चैप्टर है, आराम से आप कर सकते हैं। इस चैप्टर के खत्म होते ही ना हम डायरेक्टली स्क्वायर्स और क्यूब्स वाला चैप्टर भी फ्लो में साथ ही पढ़ा देंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी रीट आने में वक्त है, अभी फॉर्म भी नहीं आए हैं, धीरे धीरे हम चल रहे हैं, इसी स्पीड से चलते रहिए। अगर रीट की डेट फाइनल हो जाती है थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ा देंगे, वीडियो थोड़े लंबे हो जाएंगे, ताकि आपका कोर्स जो है टाइम पे पूरा हो सके। तो अभी के लिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी एक टॉपिक को समझ रहे हैं, सभी लॉज आई होप समझ में आ गया होंगे, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो अभी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।